नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के मां बेटी गैंग रेप केस में आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जुबैर, साजिद, धर्मवीर, सुनील और नरेश को उम्र कैद की सजा दी गई है। सभी 5 आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर के नेशनल हाईवे पर 28 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद निवासी कार सवार ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और सभी 5 आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर के मां बेटी गैंगरेप केस में आरोपियों को ये उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। जुबैर, साजिद, धर्मवीर, सुनील और नरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दुष्कर्म मामले में कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो बुलंदशहर के नेशनल हाईवे पर 28 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद निवासी कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और सभी परिजनों से लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ओपी वर्मा ने न्यायालय की तरफ से शनिवार को दोषी करार दिया था, जिसके चलते कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बता दें कि मामले में पीड़ित परिवार ने दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 22 दिसंबर को उम्र कैद की सजा का फैसला सुना दिया है। तो एडीजीसी और सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि 28 जुलाई की रात नोएडा निवासी परिवार के 6 सदस्य शाहजहांपुर में एक 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिसके चलते फ्लाईओवर के निकट अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर लोहे की वस्तु फेंक कर रुकवा लिया था और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर दुष्कर्म मामले पर कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। दोषियों को उम्र कैद की सजा यहां पर सुना दी गई है। तो बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और दुष्कर्म मामले में कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर गैंगरेप मामले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा यहां पर दे दी है। और आपको बता दें कि बुलंदशहर का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहां पर सुना दिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर सुना दिया है। 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, फैसला सही है, लेकिन वही कहते हैं देर है दुरुस्त है। एक लंबा पीरियड पीड़ित ने बिताया, 9 साल का लंबा पीरियड था, जिसमें आखिरकार जब मामला पुलिस से नहीं सुलझा, उसके बाद में हाई कोर्ट के दखल से सीबीआई के पास गया, तो उसके बाद में आज जो फैसला आया, तो इसमें पीड़ित पक्ष तो उनकी मांग यही थी कि इनको तुरंत ही फांसी दी जाए, लेकिन बहरहाल उम्र कैद में सजा लेकिन फिर भी ठीक है, गनीमत है। कम से कम इतने बड़े जघन्य अपराध में जब वो काली रात जो परिवार ने बिताई थी 28 जुलाई 2016 को, वो शायद कोई भूल नहीं पाएगा। लेकिन मामला उस समय इतना चर्चाओं में रहा, इतना गर्म हुआ, ना सिर्फ सरकार में, पुलिस प्रशासन में खलबली मची थी। 17 पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसमें एसपी भी थे, जिसमें 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था। लेकिन मुझे लगता है ये अगर सीबीआई के पास मामला नहीं जाता तो आज जिस नतीजे पे ये फैसला पहुंचा है तो पहुंच भी नहीं पाता। अब इसमें क्या लीपापोती हुई थी उस समय, आपको सबको ही पता होगा। पहले जो 3 बंदे जो पकड़े गए थे, वो बाद में पता चला जांच में वो तो थे ही नहीं, वो तो निर्दोष थे, उनको छोड़ा गया। फिर उसके बाद सीबीआई ने जब जांच शुरू करी, हरियाणा से 3 लोग पकड़े गए। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे एक वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कल जब फैसला सजा सुनाई जा रही थी, तो उसमें एक आरोपी जुबैर नाम का मुस्कुराते हुए मीडिया कर्मियों से कहता है, ठीक से वीडियो बनाओ, फेमस कर दो मुझे। तो उसकी बेशर्मी देखिएगा कैमरे के सामने किस तरीके से, मतलब उसको कोई पछतावा नहीं हो रहा है। साहिल, अगर ऐसे व्यक्तियों को उम्र कैद दे दो, अगर फांसी ना दो और फिर उसको वो छूट जाएगा, तो वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो इस पे मुझे लग रहा है हमारी जो जुडिशियल जो सिस्टम है, तो उसको
एक बार सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं इस तरीके के दरिंदे क्या पूरी जिंदगी जेल में ही रहे। मुझे लगता है कि एक बार इस पे जुडिशरी पे सरकार को कानून को रिफॉर्म करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके की ये वारदात है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार बेहद दरिंदगी इस तरीके के मामलों में सामने आती है और उसके बाद आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर दे दी जाती है, यानी उनको फांसी नहीं दी जाती। ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और एक नसीर मैं तो कहूँगा कि पेश करनी चाहिए अदालत को भी कि इस तरीके के मामलों में कठोर से कठोर सज़ा यहाँ पर दी जाए, ताकि कोई और इस तरीके का जघन्य अपराध करने से पहले कई बार सोचे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसे केसों में जिसमें एविडेंस भी सामने है, आरोपी भी सामने है, चार्जशीट भी हो चुकी है, तो ऐसे केस ट्रायल पे नहीं जाने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, अलग बने, हालांकि बने भी हैं देश में। बिल्कुल। अब वो जब निर्भया वाला मामला हुआ तो उसकी जब चर्चा जब गर्म हुई उसके बाद में बना दिया गया, लेकिन मुझे लगता है वो सारा निष्क्रिय है, दिखावे के लिए है। अब ऐसे केसों में अब इस केस में आईपीसी की 394, 95, 97 और 376 डी भी है, 120 भी है, जिसमें आपराधिक वो षड्यंत्र का मामला है। लेकिन जब पॉक्सो कोर्ट में जब ये मामला जाता है एक्ट के तहत, तो उसमें इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और 2-3 चीजें और हैं। ये मामला जो हुआ, हालांकि हम पत्रकार हैं, इसको जहन में भी है, हम लोग चर्चाओं में भी लाते रहे समय समय पे, हमें पता है, जनता भूल जाती है। लेकिन वो काली रात को जब परिवार जरा सा एहसास भी करता होगा, सुनता भी होगा, क्या उस पे बीतती होगी। एक 14 साल की बच्ची एक पिता के सामने है और 5 दरिंदों ने उसके शरीर को नोचा था। और फिर जब उसके बाद उनके वही हाल उनकी पत्नी के साथ में करा, जबकि उनके साथ में दादा भी थे, दादी भी, ताऊ भी थे और भाई भी थे। तो मतलब शब्दों में इस तरीके के बयान नहीं कर सकते, रूह कांप जाती है। बिल्कुल। ऐसे क्या जब वो घटना जब पीड़ित जब ट्रायल कोर्ट में जब जाते होंगे, जब उनसे पूछा जाता होगा, बताया जाता होगा, क्या जजों का या फिर वहां जितने भी लायर वो जमात होती होगी, क्या उनका कलेजा नहीं पसीजता होगा, क्या दुख नहीं होता होगा। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है उम्र कैद क्या होती है, उम्र कैद की भी कैटेगरी हमारी जुडिशियल में है, एक टिल टू डेथ, और ये वो है भाई जब 58 साल के आप हो गए तो उसके बाद आप छोड़ दिए जाओगे। और अभी ये केस तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, आगे भी खिंचेगा, हो सकता है कुछ और फैसला आ जाए, इसमें कुछ रहम कर दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे एक केस पे जरा सा भी सहानुभूति दिखाने की जरूरत है या रहम दिखाने की जरूरत है। एक नाबालिग 14 साल की बच्ची जो अपना कैरियर बनाने के लिए क्या सपने देख रही होगी, क्या सब कुछ कर रहा होगा, उसकी अस्मत उनके परिवार के सामने लूटी जा रही है। तो मतलब ये शब्द कहते हुए भी अपने आप को अंदर से एक झिझोड़ते हैं कि ये शब्द हम बोले तो बोले क्यों। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है ट्रायल भी लंबा नहीं खींचना चाहिए, उम्र कैद तो होनी नहीं चाहिए, इसमें फांसी होनी चाहिए। जो उनका परिवार मांग कर रहा है, पहले दिन से मांग कर रहा है, उनके परिवार मांग कर रहा है, उनके आसपास के लोग मांग कर रहे हैं, इवन मीडिया और समाज भी यही मांग कर रहा है कि ऐसे दरिंदों को फांसी दी जानी चाहिए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो कोर्ट का ये फैसला सामने आ गया है। बुलंदशहर दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया है। 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। हालांकि परिवार अब भी मांग कर रहा है कि इन दरिंदों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए इन 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर दे दी है। वहीं अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग में 3 करोड़ रुपए के गबन मामले में नया खुलासा हुआ है। बता दें कि यहाँ पर एक शिक्षक के 2 बैंक खातों में 77 लाख नहीं बल्कि करीब 1 करोड़ रुपए भेजे गए थे। वहीं 9 महीने के बाद भी आरोपी शिक्षक की जांच पूरी नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि विभागीय उदासीनता के चलते अब तक गबन की राशि की रिकवरी नहीं हुई है। इसी के साथ जांच अधिकारी के अनुसार 1 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी। उधर लखनऊ में काकोरी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव अंडरपास के पास भयानक हादसा हो गया, जिसके चलते एक बाइक सवार की मौत हो गई।
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हादसों से लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं रॉन्ग साइड से आ रहे वाहनों को रोकने में ट्रैफिक पुलिस नाकाम है। लगातार हो रहे हादसों से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है, जिस पर स्थानीयों का कहना है कि आखिर रॉन्ग साइड आने जाने पर पुलिस रोक नहीं लगा रही है, इसकी वजह क्या है। वहीं पीलीभीत गोंगचाई थाना क्षेत्र के एक गांव में संदिग्ध हालत में झोपड़ी में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां झोपड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते झोपड़ी में रखा भूसा, गेहूं व घरेलू सामान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित हरिओम गौतम की झोपड़ी गांव के बाहर स्थित थी। वहीं राहगीरों ने आग लगते ही मामले की सूचना पीड़ित को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। तो घटना की सूचना तहसील प्रशासन व लेखपाल को दी गई। वहीं पीड़ित के नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। वहीं लखनऊ में शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन सपा विधायकों ने कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर किया। वहीं प्रदर्शन के जरिए सपा विधायकों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। विधानसभा के बाहर हंगामा करने के लिए सपा विधायक पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। उधर अंबेडकर नगर में कोतवाली प्रभारी और उनकी टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि शाहजादपुर नई सड़क पर बहुचर्चित डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके चलते करीब 3 साल से फरार चल रहे मुख्य आरोपी रवि सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में लगी थी, जिसके चलते इनामी आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जनपद अंबेडकर नगर का थाना अकबरपुर कोतवाली का पुलिस टीम एवं एसओजी स्क्वाड टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में जनपद का 50,000 रुपए रिवार्डी क्रिमिनल रवि सोनी को गिरफ्तार किया गया था। 2023 में अपना फादर और ब्रदर का हत्या करके रवि सोनी फरार हुआ था। इसके सापेक्ष में मुकदमा अपराध संख्या 448/23 अंडर सेक्शंस 147, 148, 149, 307, 302 एंड 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। रवि सोनी को आज न्यायालय के सामने पेश कराकर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। जनपद वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सड़क हादसों के आंकड़े पर चिंता व्यक्त की गई है। सख्ती के साथ जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद भी जनपद बांदा में किसी भी तरह की कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। डग्गामार वाहनों का आवागमन निरंतर जारी है। शहर के प्रमुख चौराहों में अवैध तरह से वाहनों का खड़ा रहना आम जनमानस के लिए मुसीबत सा बन गया है। वहीं वाहनों की वजह से आए दिन सड़क हादसे भी सामने आते हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार परिवहन विभाग के अधिकारी कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। शहर के बाबूलाल चौराहा, अतरा चुंगी में अवैध तरह से खड़े होने वाले वाहनों की वजह से आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। ओवरब्रिज तो मानो ऐसा हो गया है कि जैसे यहाँ स्टैंड बन गया हो। ओवरब्रिज में तो दर्जनों वाहनों को खड़ा करके कई घंटे तक उसकी रिपेयरिंग की जाती है। यहाँ से निकलने वाले अधिकारियों को समस्याएं मानो दिखाई देना बंद हो गई हैं। शहर के बाबूलाल चौराहे पर यातायात पुलिस का बूथ होने के बाद भी अवैध तरह से टेम्पो, बस, ई रिक्शा का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा डग्गामार वाहनों और कतारबद्ध खड़े वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया है कि नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने ब्लैक स्पॉट, खराब साइनेज काट, अंधे मोड़ और अनुचित स्पीड ब्रेकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुखता के साथ 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सड़क हादसों को रोकने का बीड़ा जिन अधिकारियों के बल पर उठाया जा रहा है, उनको सख्त निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हादसों को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है, तो वहीं अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा बताया गया है कि 2025 नवंबर तक 46,000 से भी ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 24,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेशित किया गया है कि ब्लैक स्पॉट एरिया, खराब साइनेज, कट, अंधे मोड़, स्पीड ब्रेकर तत्काल इनको सही कराए जाए। हालांकि बांदा जनपद की बात की जाए तो किसी भी अधिकारी को ये आदेश दिखाई नहीं दे रहा है। निरंतर सड़कों पर बड़े वाहन से लगा करके छोटे वाहन निरंतर खड़े हो रहे हैं। कभी भी लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
हालांकि जो शहर के जो प्रमुख मार्ग हैं वहां पर निरंतर लोग वाहन खड़ा कर रहे हैं और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वह ना तो कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि अब चालान से काम नहीं चलेगा, लोगों के लाइसेंस व वाहनों को सीज किया जाए ताकि लोगों को हिदायत मिल सके कि लोग जब जान गंवाते हैं तो किस तरीके से परिवार में गम का पहाड़ टूटता है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। उधर संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान छिपाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस मृतक के कटे हुए हाथ, पैर और सिर की तलाश में जुटी है। मामला 15 दिसंबर की सुबह उस समय सामने आया जब पतरोआ रोड स्थित ईदगाह के पास नाले में एक युवक का शत विशत शव मिला। सूचना पर इंस्पेक्टर और सीओ मौके पर पहुंचे। जांच में युवक की पहचान जसवंत के रूप में हुई। शव पर बाजू में राहुल नाम गुदा हुआ था, जिससे शिनाख्त आसान हुई। मृतक राहुल की शादी 15 साल पहले रूबी से हुई थी। राहुल जूते का व्यापार करता था और 18 नवंबर से लापता था। पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को कोतवाली चंदौसी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पत्नी की भूमिका संदिग्ध लगी। पूछताछ में रूबी, उसके प्रेमी अभिषेक और अन्य युवक गौरव को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घर में अहम सबूत बरामद किए। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा मृतक की 10 साल की बेटी ने किया। बच्ची ने बताया कि माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे और 2 युवक घर आया करते थे। वो बच्चों के लिए चॉकलेट और होटल से खाना लाते थे। बच्ची के अनुसार अभिषेक अक्सर कहता था, कुछ महीनों की बात है, फिर तुम्हारे पापा रास्ते से हट जाएंगे। बेटी ने बताया कि घटना वाले दिन वो और उसका भाई स्कूल में थे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जा सकता है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या क्या लेकर आते थे घर में? संभल में सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर एक संभल के चंदौसी से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की गर्दन रेत कर हत्या कर दी। मामला जब खुलासा हुआ, जब उसकी नाबालिग बेटी ने इस मामले का पूरा खुलासा किया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के चुन्नी मोहल्ला का है, जहां लगभग 5 से 6 दिन पहले एक युवक का शव छत विध्वस्त अवस्था में जो है तालाब में पड़ा मिला था। वहां पर कुछ उपकरण भी बरामद हुए थे, जैसे बैग वगैरह जो है वो वहां पर बरामद हुए थे। उसकी जो है गुमशुदगी उसकी पत्नी ने लिखाई थी और उसके बाद में आज लगभग 6 दिन बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। डेली 24 भारत के लिए रामपाल सिंह। वहीं संभल में एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि युवक ने मध्यरात्रि में महिला के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए और उसकी पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पड़ोसी युवक देर रात खिड़की तोड़कर उसके घर में घुस आया। उसने महिला का मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यह नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पांव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितने भी मिसिंग्स थे उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड
जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए। उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को धड़े वगैरह को काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहां पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीजों से इन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी उधर पीलीभीत में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर लगातार हो रहे उत्पीड़न, हिंसा और धार्मिक अत्याचारों के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सोमवार को नगर के छतरी चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। नगर अध्यक्ष संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। तो पुतला दहन के दौरान बांग्लादेश मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो, भारत माता की जय जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह से मांग की गई कि बांग्लादेश में भारतीय सेना का हस्तक्षेप करते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जो मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया गया तो हालात और भयावह हो सकते हैं। जिला महामंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भारत का हिंदू किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वो कूटनीतिक दबाव के साथ साथ आवश्यक होने पर ठोस कदम उठाए ताकि वहां अल्पसंख्यक हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। युवा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हिंदू महासभा पहले भी इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा चुकी है, लेकिन हालातों में सुधार नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश सरकार अपने देश के हिंदुओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। ये जो आज पुतला दहन किया जा रहा है, ये बांग्लादेश में बांग्लादेश में जो हमारे एक हिंदू भाई की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध प्रदर्शन में ये पुतला दहन किया जाएगा। तो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ में निर्मम हत्या की गई है, उसको लेके अखिल भारत हिंदू महासभा ने पीलीभीत में आज पुतला फूंका है और हिंदुओं में बहुत रोष देखा जा रहा है। ये हमारे क्या कहते हैं मोदी जी और रक्षा मंत्री अमित शाह जी इस पे संज्ञान लें और वहाँ सेना तैनात करें। वहीं जालौन के एक गांव में 5 दिन से लापता युवक का शव नाले में पड़ा मिला। आपको बता दें कि इसके चलते लापता युवक का नाले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक 5 दिन पूर्व घर से बाइक से रिश्तेदारी में निकला था, जिसके बाद युवक लापता हो गया। वहीं 2 दिन पूर्व युवक की बाइक नाले में मिली, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की अग्रिम जांच में जुटी हुई है। तो जालौन का ये पूरा मामला है, जहां पर 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। तो 5 दिन से ये शख्स लापता था। बताया जा रहा है कि इस शख्स किसी रिश्तेदारी में घर से बाइक से निकला था, लेकिन उसके बाद से वो लापता हो गया। तो लगातार इस शख्स की खोजबीन यहाँ पर की जा रही थी और 5 दिन के बाद नाले में शख्स का शव बरामद हुआ है। वहीं बरेली बार एसोसिएशन परिसर में 22 दिसंबर को माहौल गरमाया हुआ रहा। यहाँ अध्यक्ष, सचिव समेत तमाम पदों के लिए उम्मीदवारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके चलते अधिवक्ता काले कोट में सजे हुए नजर आए। साथ ही नारों की गूंज और उत्साह का माहौल रहा, जिसके चलते पर्चा भरने का दिन बार चुनाव में ताकत दिखाने का दिन बन गया। बार एसोसिएशन के चुनाव में आज महामंत्री, अध्यक्ष आदि पदों के लिए कई लोगों ने पर्चे भरे। चुनाव में जोश रहा। काले कोट पहनकर सज धज के वकील अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ पर्चे भरने आए। ढोल नगाड़ों के साथ पर्चे भरे गए। हमारे साथ बार के मौजूदा सचिव हैं, जिन्होंने फिर से पर्चा भरा है। बहुत कम समय मिला था, उस कम समय में क्या उन्होंने काम किया और बनने के बाद वो क्या काम करेंगे, आइए जानते हैं उन्हीं से। जी धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में शुरू में बताया। देखिए, बरेली बार एसोसिएशन एक अधिवक्ताओं का ऐसा समूह है जो बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। बुद्धिजीवी हर बात को जानता है, हर बात को पहचानता है कि कौन किस सद्भावना से हमारे साथ लगा हुआ है। ये बरेली बार की
जो सदस्यगण हैं, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, साथी अधिवक्ता हैं, मातृशक्ति है, वो जान चुकी है कि दीपक पांडे ही ऐसा व्यक्ति है जो उनके लिए तत्पर हर समय 24 घंटे 365 दिन खड़ा रह सकता है। उनके हर सुख दुख, उनकी हर स्थिति में उनके कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वह उनकी दैनिक दिनचर्या की स्थितियां हो बार को लेकर के, और चाहे वो उनकी जुडिशरी से संबंधित हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, चाहे उनकी पारिवारिक स्थितियां हो, उसमें भी वो मुझे सम्मिलित करते हैं, मुझे अपने परिवार का मेंबर मानते हैं। ये मुझे उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और इसी तरीके से हम चले हैं, और जो अभी तो हमें कम समय मिला था, आगे जो समय होगा उसमें और अच्छा और बेहतर करके दिखाएंगे। और ये अपने साथियों से कहूंगा कि मुझ पे जैसा अपना विश्वास जताए हुए हैं, जैसा बनाए हुए हैं, ऐसा बनाए रखें। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।